हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वस्थता। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम जानेंगे कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। हम करेंगे आपका मूल्यांकन यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आरडीए और आवश्यकता के बीच अंतर बताइए। हमने हमारे स्टार्टिंग पार्ट्स में अच्छी तरह से कर लिया था कि आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है और आवश्यकता क्या होती है। तो आइए देखते हैं इनके बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए आरडीए और आवश्यकता ये दोनों ही किससे संबंधित है? संतुलित आहार से, हमारी बैलेंस डाइट से। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ना ही कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, बिल्कुल उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। और इनके जो बीच में अंतर है, किसके बीच में? आरडीए और आवश्यकता के बीच में अंतर हमें अगर समझना है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवश्यकता क्या होती है। देखिए आवश्यकता का अर्थ होता है संतुलित आहार की आवश्यकता यानी कि बैलेंस डाइट की आवश्यकता, और ऐसे संतुलित आहार की आवश्यकता जिसमें सारे के सारे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें सारे अनिवार्य पोषक तत्व शामिल हो, रेशे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, जल, और वो सारे के सारे जो पोषक पदार्थ हैं वो बिल्कुल समुचित मात्रा में यानी उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए और उनका अनुपात भी सही होना चाहिए, उसे हम कहते हैं आवश्यकता। अब देखिए उसके बाद है आरडीए। यह आवश्यकता की तुलना में थोड़ा सा व्यापक है, यानी कि इसमें संतुलित आहार की आवश्यकता तो सम्मिलित होती है, लेकिन साथ साथ क्या सम्मिलित होता है? अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। और क्या होती है ये अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा? इसे हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए जब भी गर्भावस्था होती है, धात्री अवस्था होती है, या किसी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद शरीर की अवस्था होती है, या किसी रोग के पश्चात शरीर की अवस्था होती है, जब हमारे शरीर को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सामान्य की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, हमारे शरीर की पोषणिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, उसे हम कहते हैं अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संतुलित आहारीय मात्रा आरडीए की पूर्ति करता है तो अतिरिक्त मात्रा इसमें पहले से ही शामिल की जाती है, क्योंकि आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अब आप आसान से शब्दों में केवल इतना समझ लीजिए कि आरडीए का मतलब होता है आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा, यानी जितने हमें पोषक तत्व चाहिए उसके साथ हम अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा को भी ऐड कर लें तो उसे हम कहते हैं आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है खाद्य वर्गों के प्रयोग से संतुलित आहार की भोजन योजना बनाना किस प्रकार सरल हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए हमने हमारे पिछले पार्ट्स में बात की थी हमारे 5 फूड ग्रुप्स की, हमारे फूड पिरामिड की, जिनसे हमने ये सीखा था कि भोजन की योजना कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो 5 फूड ग्रुप्स हैं वो हमें किसने बताए हैं? ICMR ने, है ना, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इन्होंने हमें 5 मूलभूत खाद्य वर्गों का सुझाव दिया है। कौन कौन से हैं हमारे खाद्य वर्ग? हम इनकी बात पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, और मेरा अंदाजा है अब तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि ये इस लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा दालें और फलियां। थर्ड नंबर पे है फल और सब्जियां। चौथे नंबर पे है दूध और मांस के उत्पाद, और अंतिम नंबर पे है वसा और शर्करा। इन 5 की बात हमने की थी जब हमने हमारे फूड ग्रुप्स की बात की थी, और ये जो 5 हैं देखिए इनका अनुपात भी होता है, क्योंकि हमने जब फूड पिरामिड की बात की थी तो बच्चों आपको याद होगा जो हमारा फर्स्ट फूड ग्रुप है वो सबसे नीचे होता है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड फूड ग्रुप थोड़ा और उससे ऊपर, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ के लिए बिल्कुल जरा सी जगह होती है, जिसका आशय ये होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है वसा और शर्करा, जिसकी हमारे भोजन में आवश्यकता तो होती है लेकिन बहुत
कम होती है। क्यों? क्योंकि वसा का अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, हमारा वजन अनियंत्रित हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, हमारे रक्तचाप पर इसका असर पड़ता है और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। इसलिए हमें वसा और शर्करा सीमित मात्रा में लेनी है। देखिए ये जो 3 थे इनको हमने बात की थी कि इनको हमें लेना है 75% तक, यानी हमारा जो आहार है उसमें इनकी जो मात्रा है वो 75% होनी चाहिए और इसकी जो मात्रा है वो होनी चाहिए लगभग 15 से 20%। और वसा और शर्करा की मात्रा केवल और केवल 5% होनी चाहिए। देखिए बच्चों, इन वर्गों के प्रयोग से संतुलित भोजन की योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि विद्यमान पोषक तत्वों के आधार पर हुए वर्गीकरण से यह सुनिश्चित हो जाता है कि हम कितने पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं, सभी पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे और कितनी मात्रा में मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो फूड ग्रुप्स हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी विविधता भी होती है। आपने देखा होगा हर फूड ग्रुप में ऐसा नहीं है कि केवल एक खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनमें से हम किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च द्वारा सुझाव 5 खाद्य पदार्थ प्रणाली का उपयोग करके संतुलित आहार की योजना बनाना और मूल्यांकन करना दोनों ही आसान हो जाता है। मूल्यांकन ये करना कि हमारे द्वारा जिन पोषक पदार्थों का, जिन पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण हो रहा है उचित मात्रा में हो रहा है या नहीं, या उनका अनुपात सही है या नहीं। यह दैनिक भोजन संबंधी दिशा निर्देश है जिसका उपयोग पोषण शिक्षण हेतु भी किया जा सकता है। जब भी हमें पोषण के बारे में पढ़ाना है तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमने बात की थी कि ऐसे लोग जो मांस, मछली, अंडा या दूध भी नहीं लेते हैं, वीगन डाइट लेते हैं, शाकाहारी भोजन की योजना भी हम इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करके, इन 5 फूड ग्रुप्स का उपयोग करके, हमारे खाद्य पिरामिड का उपयोग करके हम आसानी से शाकाहारी भोजन भी बना सकते हैं, जिसकी बात हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे का समझ आएगा। देखिए, दिशा निर्देशों को खाद्य वर्गों के आधार पर अपनाया जा सकता है और संतुलित आहार की योजना बनाते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में से खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में चुने जाने चाहिए। कहने का आशय ये है कि जो हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं हमें सबको ही समान महत्व देना है। हालांकि सबकी मात्रा और सबका अनुपात अलग अलग है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इसकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इन बाकी सबको छोड़ दें, या फल और सब्जियां हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यकर होती हैं तो हम केवल इनको चुन लें और बाकी इन सबको छोड़ दें। नहीं, सबका हमारे आहार में अपना महत्व है। हम किसी एक को चुनकर बाकी को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें हर फूड ग्रुप में से अपने आहार की योजना बनानी है और हर फूड ग्रुप में से खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना है। अनाज और दालों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिसकी हमने अभी भी बात की थी कि जो हमारे फर्स्ट 3 हैं उनको हमें देना है 75%, है ना। फल सब्जियां भरपूर मात्रा में, मांस आदि आहार सीमित मात्रा में, तेल और शर्करा अल्प मात्रा में। और हमारे जो 4th नंबर पे था उसको हमें देना है कितना, 15 से 20%। और लास्ट जो हमारा था वसा और शर्करा, उसको हमें देना है केवल 5%, है ना। इस प्रकार दैनिक आहार मार्गदर्शक योजना और खाद्य वर्गों के प्रयोग की कार्यनीति द्वारा सभी लोगों को जितने भी जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जटिल कार्बोज है, रेशा है, विटामिन, खनिज और बहुत कम मात्रा में वसा प्राप्त होगी, जिसकी मैंने आपको अभी अभी बात की थी कि कम मात्रा में हमें वसा क्यों चाहिए। इसके द्वारा आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे 10 खाद्य पदार्थ बताइए जो संरक्षित खाद्य वर्ग से संबंधित है और अपने चयन के लिए कारण भी बताइए। देखिए क्या होता है ये संरक्षित वर्ग, पहले हम ये जान लेते हैं। इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। हम किसी बैंक के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, ऑफिस के बाहर एक गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात करते हैं, एक सुरक्षा गार्ड जो कि उसकी रक्षा करता है। इसी प्रकार से जो खाद्य वर्ग हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड
गार्ड का काम करता है उसे हम कहते हैं संरक्षित खाद्य वर्ग। और हमारे शरीर की सुरक्षा कब होती है? जब हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो जैसे ही कोई बीमारी या कोई भी डिजीज़ हमारे पास आती है तो वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो गार्ड का काम करती है और उनसे लड़ भिड़कर उनको हमसे दूर कर देती है। इसलिए इन्हें कहा जाता है संरक्षित खाद्य वर्ग। तो कौन कौन से 10 खाद्य पदार्थ हम बता सकते हैं? देखिए, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें आवश्यक मात्रा में विटामिन, खनिज और उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन विद्यमान होता है। और इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके खान पान की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी किसी भी कारण से अगर कोई रोग हमें घेरना चाह रहा है तो ये खाद्य वर्ग हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमें सेफ्टी प्रदान करते हैं। पहले नंबर पे है हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके बाद है पीली सब्जियां, खट्टे फल, मांस, दूध, अंडे, गाजर, मछली, टमाटर, पनीर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल ये 10 के 10 लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 10 लिख सकते हैं, आप 20 भी लिख सकते हैं। और हम ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, आपको इन 10 के अलावा दूसरे 10 अपनी नोटबुक में लिखने हैं कि कौन कौन से 10 और संरक्षित खाद्य वर्ग के खाद्य पदार्थ आप लिख सकते हैं अपने आप से। देखिए, इनमें मुख्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें दूध की, तो दूध में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं आप मुझे जल्दी से बताइए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हम ये कहें कि दूध में कौन से पोषक तत्व नहीं होते, क्योंकि दूध में रेशा यानी कि फाइबर, विटामिन सी और आयरन यानी कि लोह तत्व, इनको छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है ना। मांस और अंडे की बात करें तो प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। गाजर की अगर हम बात करें, विटामिन ए मौजूद होता है ना। तो इस तरह से इन सब में जो विटामिन, प्रोटीन और जितने भी आवश्यक तत्व हमें चाहिए वो सब मौजूद होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करते हैं। और देखिए, हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था कि हमने इन्हें क्यों चुना है, हमें इसका भी कारण बताना है। तो आइए देखते हैं हमने इन्हें क्यों चुना है। उपयुक्त 10 संरक्षित खाद्य पदार्थों को चुनने का मुख्य कारण है कि इन्हें निरंतर तौर पर आहार में शामिल किया जाता है, यानी कि हमारी डेली डाइट में इनमें सभी मुख्य वर्गों के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वर्गों से हमारा आशय यहाँ क्या है? 5 फूड ग्रुप्स, 5 खाद्य वर्ग, जिनकी हमने अभी भी बात की थी। ये सभी खाद्य पदार्थ कुछ ना कुछ संरक्षित मूल्य और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन इनमें से वे खाद्य पदार्थ जो विटामिन, खनिज और आवश्यक पोषक तत्व और रोग प्रतिरक्षक यौगिक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि से परिपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए आपको आपके पेरेंट्स बार बार कहते हैं आपको दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, खट्टे फल ज़रूर खाने चाहिए, और हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो आज से आप समझ लेना कि अगर आपको अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो आपको अपने मम्मा पापा की बात माननी पड़ेगी। दूध को, हरी पत्तेदार सब्जियों को, पनीर को, खट्टे फलों को आपको अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन कारकों की चर्चा कीजिए जो किशोरावस्था में खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था यानी आपकी अवस्था। तो किशोरावस्था में बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो हमारी फूड हैबिट्स को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो कारण, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक बार फिर से हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि किशोरावस्था में पहुंचने पर व्यक्ति की खान पान संबंधी आदतों को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, बाह्य कारक हैं, इनमें आंतरिक कारक है, जीवन शैली है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता है। ये सारी चीज़ें हैं जो किशोरावस्था में हमारे खान पान संबंधी आचरण को, हमारी फूड हैबिट्स को प्रभावित करती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बाह्य कारकों की, तो पारिवारिक इकाई है और जो परिवार की विशेषताएं हैं, यानी हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की फूड हैबिट्स हैं या बाकी फैमिली मेम्बर्स की जो विशेषताएं हैं, ये बहुत हद तक हमारे खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करती हैं। उसके बाद है हमारा पालन पोषण का तरीका क्या है, यानी हम
हमारे परिवार में बाहर का भोजन ज़्यादा आता है या जंक फूड ज़्यादा खाया जाता है या हमें शुरू से ही हेल्दी ऑप्शंस चुनने का अवसर नहीं मिला है ना, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। और है मित्र मंडली यानी कि हमारा पेयर ग्रुप। देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है किशोरावस्था में हमारी फूड हैबिट्स पर। क्यों? क्योंकि देखिए इस वक्त हमारे जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उस पर हमारे साथी समूह का, हमारे हमजोलियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अगर हमारा फ्रेंड्स सर्किल जो है वो बाहर पार्टीज़ करता है, रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं, होटल्स में जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो हम भी बिल्कुल उनके जैसा ही करने की कोशिश करते हैं और उनके जैसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि हम अगर उनके जैसा नहीं करेंगे तो वो हमें अपने मित्र मंडली से बाहर भी निकाल सकते हैं, या उन्हें लगेगा कि हम आउटडेटेड हैं, हम आजकल के फैशन में शामिल नहीं हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में बाहर भोजन खाना, पार्टीज़ में जंक फूड खाना, ये आजकल का फैशन हो गया है। तो हम केवल उस दबाव के कारण भी घर का खाना जो बहुत हेल्दी होता है हम उसे छोड़ देते हैं और बाहर का अनहेल्दी फूड खाते हैं, है ना, घर के भोजन को छोड़कर। उसके बाद है हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक मानक मूल्य हैं, हमारा जो जन संचार है, यानी हम मीडिया से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। इस वक्त टीवी में जो ऐड आ रही हैं, जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, उनसे भी हमारी जो खान पान संबंधी आदतें हैं प्रभावित होती हैं। खाने से संबंधित सनक, देखिए किशोरावस्था में ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें डाइटिंग करनी है। क्यों करनी है? चाहे हमारा वजन सामान्य होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है मैगजीन्स में जो मॉडल आ रही है या टीवी पर जो एक्ट्रेस दिखा रहे हैं, हमें उनके जैसा बनना है। तो इसलिए इस सनक के चलते हम बहुत सारी गलत आदतों को अपना लेते हैं। और है पोषण संबंधी ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव। अगर हमारा जो पोषण संबंधी ज्ञान है, यानी अगर हमारी नॉलेज अच्छी है कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, तो भी हम हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं। और अगर हम आंतरिक कारकों की बात करें तो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, विशेषताएं हैं, हमारी जो शारीरिक छवि है और स्वसंकल्पना। शारीरिक छवि की और स्वसंकल्पना की हमने बात की थी हमारे सेकंड चैप्टर में, स्वयं को समझना में। क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश करता है और यही वो अवस्था है जब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो दिखता कैसा है, उसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है। तो इन सब के चलते भी उसकी फूड हैबिट्स बहुत हद तक प्रभावित होती है। खाने संबंधी प्राथमिकताएं, मनोसामाजिक विकास और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आंतरिक कारकों के अंतर्गत। और भी बहुत सारे कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। क्या? हमारी जो जीवन शैली है, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल। हम सुबह देर से उठते हैं तो हमें हर काम के लिए देर हो जाती है, फिर हमें लगता है आज हम देर से उठे, अब हमें जाना है, तो उस जल्दी के चलते हम क्या करते हैं? अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं या बहुत जल्दी खाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और उसके बाद है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, यानी हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, ये भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली, सरकार की तरफ से हमारे लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, कौन सी फूड पॉलिसीज़ हैं, ये भी हमारे खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं। बच्चों, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप इसे अपनी नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि आपका अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन से कारक हैं जो खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं किशोरावस्था में। किशोरों की बढ़ती हुई स्वतंत्रता। देखिए, इस वक्त किशोरों को बहुत अधिक स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम चाहिए होती है, और जो काफ़ी हद तक उन्हें मिल भी जाती है। इस वक्त किशोरावस्था में किशोरों को ये लगता है कि हमें इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि हम ये डिसाइड कर सकें हमें कहाँ भोजन खाना है, घर पे खाना है या बाहर खाना है, कब खाना है, किसके साथ खाना है। और इस स्वतंत्रता के चल के उनकी फूड हैबिट्स बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई भागीदारी। इस वक्त किशोर का जो सामाजिक दायरा है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। किशोर पार्टीज़ में जाना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट्स में बाहर खाना खाना शुरू कर देता है, और सामान्य तौर पर व्यस्त कार्यक्रम। देखिए, इस वक्त क्या होता है, किशोर अपने करियर में, एजुकेशन में, ट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और इस व्यस्त कार्यक्रम के चलते वो क्या करता है कि अपने भोजन को महत्व
तत्व कम देना शुरू कर देता है। यानी अगर किशोर सुबह लेट उठा तो वो क्या करेगा, उसे लगेगा अब मुझे जाने में लेट हो रही है, अब मैं क्या करूँ, जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होके और वो मम्मी से कह देता है कि आज मैं नाश्ता नहीं खा रहा। तो मम्मी बोलती है ठीक है चलो थोड़ा सा खा लो, तो वो नाश्ता या तो अधूरा छोड़ देता है या बिल्कुल ही छोड़ देता है, या जल्दी जल्दी में बिल्कुल थोड़ा सा खा लेता है, या जिस भोजन को उसे आराम से खाना चाहिए उसे वो बहुत जल्दी खा लेता है। तो इन सब चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये सारी चीज़ें उनके खान पान पर निश्चित प्रभाव डालती हैं। अब वो अपने लिए खाना खरीदने और स्वयं बनाने के लिए सक्षम होने लगते हैं। इस वक्त तक किशोर इतना सक्षम हो जाता है कि वो बाहर से फूड ऑर्डर भी कर लेता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, स्विगी, जोमेटो, फूड पैंडा, है ना, जो हमें घर पे बैठे बैठे भोजन दे देते हैं, या बाहर से वो खरीद लेता है या किचन में जाकर खुद बना लेता है। और किशोर अक्सर जल्दी जल्दी खाना खाता है और अधिकांश टाइम घर से बाहर खाना खाता है। घर का खाना जो बहुत हेल्दी होता है वो उसे छोड़ देता है और बाहर का खाना जो अनहेल्दी होता है उसका अक्सर वो चुनाव करता है। या क्या करता है, जिस खाने को उसे आराम से खाना चाहिए वो उसे जल्दी जल्दी खाता है। देखिए, भोजन को हमें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत अधिक जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं, चबाकर नहीं खाते, तो ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मूलतः खान पान संबंधी आदतों का अधिकार परिवार ही होता है, लेकिन इन पर बाहरी माहौल का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारी फूड हैबिट्स वैसे तो हमारे परिवार से ही प्रभावित होती हैं। हमारी फैमिली में बाकी फैमिली मेम्बर्स की फूड हैबिट है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह का खाना खाया जा रहा है, ऑयली फूड ज़्यादा खाया जाता है, तो उससे हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जो बाहरी माहौल है उसका भी हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ आपके फ्रेंड सर्किल की, पेयर ग्रुप की, आपके हमजोलियों की। किशोरावस्था में हमजोलियों की संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारे फ्रेंड सर्किल के कारण हम क्या करते हैं, कई बार हम बुरी आदतों को भी अपना लेते हैं जिनमें नशा भी शामिल होता है। अगर हमारा फ्रेंड सर्किल ऐसा है जो नशे का शिकार है तो हम भी उनके कारण नशे के शिकार हो जाते हैं। या वो लोग जंक फूड या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो हम भी जंक फूड या फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग जाते हैं। या वो लोग रेस्टोरेंट्स में, पार्टीज़ में ज़्यादा खा रहे हैं तो हम भी होटल्स में, पार्टीज़ में उनके साथ बाहर का भोजन खाते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। और वहीं विज्ञापनों में दिए गए संदेशों के प्रति भी किशोर अत्यधिक संवेदनशील होता है। देखिए, टीवी में जितने भी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट आते हैं, उनमें जो भी फूड हैबिट्स होती हैं, उनमें जो संदेश होते हैं, उनके प्रति हम बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं। और टीवी में जो खाद्य पदार्थों के विज्ञापन आते हैं और कार्यक्रमों में जो दिखाई गई खान पान की आदतें होती हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से, यानी हम कहें दशकों से अधिक समय से लोगों को लगातार प्रभावित किया है। और किशोरावस्था वो समय है जब हम बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं। अधिकांश विज्ञापन अत्यधिक शर्करा और वसा वाले उत्पादों के लिए ही होते हैं, और अगर हम शर्करा और वसा अधिक लेते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी हम बात बहुत बार कर चुके हैं। और हमें हमारे दैनिक आहार में इसकी मात्रा कितनी लेनी है, बाकी आहार के कंपैरिजन में केवल और केवल 5%। अतः किशोरों पर इन खाद्य पदार्थों के उपयोग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और किसका प्रभाव पड़ता है, तैयार भोजन जिसे हम कहते हैं रेडी टू ईट, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंस्टेंट नूडल्स या मैगी, जिसको हमें कुछ नहीं करना होता, पानी बॉईल किया, नूडल्स डाली और थोड़ी देर में तैयार और हमने खा लिया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो रेडी टू ईट होते हैं, यानी बिल्कुल तैयार होते हैं, हमें उसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। बहुत सारे रेडी टू ईट भोजन ऐसे होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है ना के बराबर होती है, और कई रेडी टू ईट भोजन ऐसे भी होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा तो दूर की बात है, बल्कि वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये इनकी जो सरल उपलब्धता है ये भी खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित करती है। और क्या प्रभावित करता है,
होम डिलीवरी, जिसकी अभी हमने बात की थी, मम्मी ने कुछ बनाया, हमें पसंद नहीं आ रहा, तुरंत फ़ोन उठाया, ऑर्डर किया और खाना घर पे आ गया, है ना। या हमारा मूड बहुत अच्छा है या मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है तो भी हमने बाहर से फूड ऑर्डर कर लिया। तो ये जो होम डिलीवरी सुविधा है ये भी हमारी फूड हैबिट्स को प्रभावित करती है। वेंडिंग मशीन क्या होती है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था। हमने बटन दबाया, जूस आ गया, बटन दबाया, कोल्ड ड्रिंक आ गई, चिप्स आ गई। हालांकि हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, संसाधन तो होने चाहिए, लेकिन ये जो ईजी अवेलेबिलिटी होती है ये हमारी फूड हैबिट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सिनेमा हॉल में हम मूवी देखने गए हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं, 3 घंटे क्या करें, कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं। इंटरवल हुआ, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, कचौड़ी और हमने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर लिया और अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। मेलों में कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है, फास्ट फूड बिक्री सेंटर हैं या सुविधाजनक किराने की दुकानें हैं जिन पर दिन भर खाना उपलब्ध रहता है और वो हमारी फूड हैबिट्स को बिगाड़ देता है और आगे चलकर हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए किशोर कई बार खाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यकर नहीं होते, यानी कि हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जंक फूड और फास्ट फूड बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो आपका मन बहुत ज़्यादा ललचाएगा, आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। लेकिन हमें जो इसका उपयोग करना है सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खान पान संबंधी ऐसी 2 विकृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए जो किशोरावस्था में हो सकती हैं और इनकी रोकथाम के सर्वोत्तम उपाय क्या हैं। हमने हमारे चैप्टर में बात की थी 2 विकृतियों की, कौन कौन सी है वो विकृतियाँ, जल्दी से मुझे बताइए। फर्स्ट नंबर पे हमने बात की थी एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेकंड नंबर पे हमने किसकी बात की थी, बुलिमिया। ये 2 विकृतियां हैं जो हमारी किशोरावस्था को खराब कर देती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आइए डिटेल से हम इनकी बात कर लेते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है और शरीर की छवि के निर्माण का भी विकास इस वक्त होता है। देखिए, किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, तूफान और तनाव की अवस्था। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। तो ये जितने भी परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं तो हमारे जो शरीर का विकास होता है वो भी बहुत तेजी से होता है इस अवस्था में और शरीर की छवि का भी निर्माण इस अवस्था में होता है। तो जब हमारा विकास तीव्रता से होता है तो इस समय हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ जाती है। तो इस समय खान पान संबंधी जो विकृतियां हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे है एनोरेक्सिया नर्वोसा। यह एक ऐसी विकृति है जो शरीर की छवि को बिगाड़ने से जुड़ी है और ये सामान्यतः किसमें दिखाई देती है, किशोरावस्था में ही दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि इस उम्र में व्यक्ति अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा होता है। पहचान का संकट, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसकी हमने बात की थी हमारे सेकंड चैप्टर स्वयं को समझना में। ये शब्द सबसे पहले हमें किसने दिया था, एरिक एच एरिक्सन ने, है ना। तो किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी पहचान को सबसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, उसे बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है, मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत, मेरा अस्तित्व। तो ये सारी चीज़ों के चलते वो बहुत सारी समस्याओं से घिर जाता है और खान पान संबंधी अनियंत्रित आदतें किशोरों को सामान्य वयस्क के शरीर की छवि ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आसानी से समझ लेते हैं कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। देखिए, एक सोनम नाम की लड़की है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, हम केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सोनम का। देखिए, सोनम नाम की जो लड़की है उसे एक परफेक्ट फिगर चाहिए। हालांकि उसका वजन बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल आदर्श होना चाहिए, मेरा जो फिगर है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो क्या करती है, टीवी में जितनी भी एक्ट्रेस देखती है, मॉडल्स देखती है मैगजीन्स में, उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो शरीर है बिल्कुल इनके जैसा होना चाहिए। अब उसके दिमाग पर एक सनक सवार हो गई है दुबले होने की। अब वो क्या करती है, इस सनक के चलते खाना पीना लगभग
छोड़ देती है। उसके पेरेंट्स को ये बात पता है, उसके टीचर्स को ये बात पता है, लेकिन वो किसी की भी सलाह पर ध्यान नहीं दे रही। सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर केवल एक दबाव है, मुझे पतला होना है और मुझे अपना वजन कम करना है। एक आदर्श शरीर की चाह में उसने अपने माता पिता और अध्यापकों की सलाह को ध्यान नहीं दिया है और खाना पीना लगभग बंद कर लिया है। वो खाना खाती भी है सोनम तो अकेले में खाती है ताकि वो कम खाए, या वो घर पे बहाना बना देती है, मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इतना ही नहीं, उसने बाहर फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में भी जाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं किसी पार्टी में, किसी शादी में जाऊँगी, वहाँ बहुत सारा भोजन होगा, मेरा जी ललचाएगा, मैं अधिक खा लूँगी, तो इसलिए अब वो बाहर भी नहीं जाती है। इस प्रकार उस पर दुबले शरीर की सनक सवार हो गई है और हालांकि उसका वजन बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इस समय वो इस दबाव में है कि उसे फिल्मों में दिखाई जाने वाली कुछ हीरोइनें अथवा मैगजीन्स यानी पत्रिकाओं में वो जो मॉडल्स देख रही है उसके जैसा उसे पतला होना है। अब उसे ये नहीं पता कि इतना डाइटिंग का कितना बुरा असर होगा उसके शरीर पर, और इतना ही नहीं, उसमें आत्मविश्वास की कमी है और वो उदास रहती है। अब जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो गया है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो व्यक्ति तनाव से गिर जाता है, अवसाद से गिर जाता है। इसलिए सोनम के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, वो खुद को पसंद नहीं करती, उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो शरीर है वो सही नहीं है, मैं इतने प्रयास कर रही हूँ, मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ, और इस कारण अब वो उदास भी रहती है। वो अपनी फैमिली से और मित्रों से दूर होती जा रही है। अब उसे ये नहीं पता कि इतने अगर पोषक तत्वों की मेरे शरीर में कमी हो जाएगी, मैं खाना ठीक से नहीं खाऊंगी, मील्स को स्किप करूंगी, तो मैं कुपोषण की शिकार हो जाऊंगी। क्या होता है कुपोषण? अगर हम आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व ले रहे हैं या जितनी मात्रा में हमें चाहिए उससे कम पोषक तत्व ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कुपोषण। लेकिन वो तो केवल बार बार एक ही बात पर जोर दे रही है, मैं मोटी हूँ, मुझे पतला होना है, इसलिए मुझे खाना नहीं खाना है। वह स्पष्टतः किस बीमारी से ग्रसित है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए, ये एक बहुत गंभीर बीमारी है, क्योंकि देखिए ये बाकी बीमारियों की तरह नहीं है कि हमें पेट दर्द हुआ, हमने दवाई ली, कोई भी टैबलेट ली, सिरप ली और ठीक हो गया, हमें फीवर हुआ, हमने दवाई ले ली, हमारा फीवर उतर गया। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको हमने ली और एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी दूर चली गई। ये बीमारी केवल और केवल हमारे दिमाग से संबंधित है। अब सोनम को ये भी नहीं पता कि अगर उसका वजन अत्यधिक कम हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब जब वो जिंदा ही नहीं बचेगी तो इस परफेक्ट फिगर का वो करेगी क्या? लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीवी में मॉडल्स को देखकर, एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखकर अपने खान पान को छोड़ देते हैं, डाइटिंग अपना लेते हैं, कम भोजन खाते हैं और मील्स को स्किप करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दूसरी बीमारी है बुलिमिया। हमने बात की थी दो विकृतियां, है ना। पहली विकृति थी एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेकंड है बुलिमिया। बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या फ़र्क है? उस बीमारी में जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसमें व्यक्ति खाना पीना लगभग छोड़ देता है। इसमें व्यक्ति खाता तो है क्योंकि उसका मन बहुत ललचाता है ना, थोड़ी देर भूखा रह लिया, फिर कुछ देर बाद उसे भोजन देखा तो उस पर टूट पड़ा, अब उसने बहुत सारा भोजन खा लिया। लेकिन इस बीमारी में व्यक्ति क्या करता है? भोजन खाने के बाद वो अलग अलग प्रयासों से भोजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। विरेचकों के प्रयोग से या वॉमिटिंग करके, उल्टी करके उसे लगता है अब मैंने भोजन तो खा लिया, मेरा मन भर गया, अब इस भोजन को मैं बाहर निकालूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये भोजन बाहर नहीं निकाला तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मैं मोटी हो जाऊंगी। यह एक अन्य प्रकार की खान पान संबंधी विकृति है और ये जो बुलिमिया है अक्सर किशोरावस्था के अंतिम भाग में अथवा वयस्का अवस्था के आरंभ में दिखाई देती है। देखिए, जब किशोरावस्था लगभग ख़त्म होने वाली होती है तब ये बीमारी दिखाई देती है, जब हम वजन कम करने के ऐसे असफल प्रयास करते हैं और विभिन्न प्रकार के आहार लेना शुरू कर देते हैं। इससे ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है और अत्यधिक खाता रहता
करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं खा तो लूँगा और अब मैंने खा लिया, पोषक तत्व मिल गए, अब मैं उल्टी करके सारा भोजन बाहर निकाल रहा हूँ, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब उल्टी अथवा विरेचकों के उपयोग द्वारा वो अपना पेट साफ कर लेता है। हालांकि ये महिलाओं में अधिक होता है, लेकिन 5 से 10%, 5 to 10% जो मेल होते हैं वो भी इस विकृति के शिकार होते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों बीमारियां हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, इनके कौन से दुष्परिणाम होते हैं हमारे स्वास्थ्य पर? ऐंठन होना, गुर्दा खराब होना, हृदय गति असामान्य होना और दांतों का क्षरण होना। देखिए, हमारे जितने भी जोड़ होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो इन बीमारियों के परिणाम स्वरूप कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे दांतों पर जो इनेमल की परत होती है उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, वो परत खराब होने लगती है, जिसके कारण हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो हार्ट बीट है वो अबनॉर्मल हो जाती है, यानी कभी तो बहुत धीरे, कभी बहुत तेज या कभी बिल्कुल ही धीरे। तो हमारे हृदय की गति पर इसका फर्क पड़ता है। हमारा जो गुर्दा है, हमारे लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, इन पर भी इस बीमारियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोर लड़कियों में एनोरेक्सिया नर्वोसा से जो मासिक धर्म है वो भी देर से आरंभ हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी कि किशोरावस्था में व्यसंधि अवस्था के दौरान लड़कियों का मासिक धर्म जो होता है, पहला मासिक धर्म, वो शुरू होता है। लेकिन अगर लड़कियां इन दोनों में से किसी भी बीमारी की शिकार हैं तो उनका जो पहला मासिक धर्म है वो देर से शुरू होता है, और इसके कारण भी वो तनाव में आ जाती हैं कि बाकी लड़कियों का तो मासिक धर्म शुरू हो गया है, मेरा क्यों नहीं शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, उनका कद है वो भी अस्थायी रूप से कम हो जाता है, यानी कि लड़कियों की हाइट भी कम रह जाती है अगर वो इनमें से किसी बीमारी की शिकार हैं तो, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो इस अवस्था में सबसे अधिक बढ़ती है, और अगर इसी अवस्था में हम पोषक तत्व नहीं लेंगे तो हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी। और हम ये सोचें कि 25-30 साल बाद हम अपनी हाइट बढ़ा लें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित बीमारी है, और ये बीमारी जब हो जाती है तो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है और बार बार हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इतने गंभीर परिणाम सामने आते हैं इन दोनों बीमारियों के। अब देखिए, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। कोई दवाई नहीं है इनके लिए, कोई सिरप नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, केवल और केवल हमें कुछ उपाय करने हैं। उन उपायों में सबसे पहले है अपनी विशेषता को सराहने की कला सीखना, यानी हमें खुद को आदर देना है, खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद को महत्व देना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जैसे भी दिखते हैं हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हमारे पास बहुत सारी कुशलताएं हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, हम पढ़ाई में बहुत अधिक होशियार हैं, हम खेल में अच्छे हैं, हम बात अच्छी कर लेते हैं, बोलने में होशियार हैं, हम ड्राइंग में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, यानी हर किसी के पास कोई ना कोई कुशलता होती है। तो हमें उन कुशलताओं को, अपने आप को महत्व देना है, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है ना, अपनी विशेषता को सराहने की कला सीखना, और साथ ही साथ स्वयं का आदर करना, स्वयं को महत्व देना, ये हमारे लिए जीवन रक्षक सिद्ध होता है अगर हम इन बीमारियों के शिकार हैं तो। आहार संबंधी उपाय, देखिए आहार संबंधी उपायों से इसको कैसे बचा जा सकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार को सुनिश्चित करें, यानी हम जितना भी फूड लेंगे वो हेल्दी होगा और हम एक बैलेंस डाइट लेंगे। आहार में रेशे की मात्रा अधिक लेंगे, फाइबर अधिक शामिल करेंगे ताकि हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो और कोई भी अवांछनीय तत्व हमारे शरीर में इकट्ठा ना हो। और क्षतिपूर्ति हेतु पोषक तत्वों और खाद्य संपूरकों का उपयोग इसके अंतर्गत शामिल है। स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ आहार सिद्धांतों को कैसे अपनाया जाए, अगर हम ये सीख लेते हैं तो ना केवल हमारा प्रेजेंट बल्कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। हम अपने भावी जीवन की जो नींव है उसे भी मजबूत कर लेते हैं और हमारा जो फ्यूचर प्रेजेंट सारा ही सारा अच्छा हो जाता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।